नमस्कार। आदर्श प्रेरणा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम का सेकंड चैप्टर चल रहा है और सेकंड चैप्टर में अपन ने मानव पाचन तंत्र के छोटी आंत तक का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं अपन, वो है बड़ी आंत से। तो बड़ी आंत से शुरुआत करते हैं अपन। बड़ी आंत जो आपने टॉपिक लिया है, ध्यान देना इसमें। तो अपन ने इसमें पहला टॉपिक बनाया, शुद्धांत्र के आगे बड़ी आंत जुड़ी हुई होती है, शुद्धांत्र आगे बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं, यानी बड़ी आंत्र में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु छोटी आंत से शेष बचे अपाचित भोजन का किण्वन यानी फर्मेंटेशन द्वारा सरलीकरण कर पाचन में मदद करते हैं। तो जो अपाचित भोजन का मतलब क्या हुआ कि जिसका पाचन हो चुका था छोटी आंत में, अब वो बड़ी आंत में प्रवेश कर चुका है, इसका मतलब वो अपाचित भोजन ही हुआ। तो ये अपाचित भोजन यहाँ पर क्या किया जाएगा, हल्का सा किण्वन किया जाएगा, क्योंकि किण्वन प्रक्रिया द्वारा ही ये आगे बढ़ पाएगा, वरना ये आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, किण्वन क्रिया होती है। इस बात का ध्यान रखना कि बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या होता है, बड़ी आंत का प्रमुख कार्य होता है किण्वन क्रिया संपन्न करवाना, फर्मेंटेशन इसका अंग्रेजी नाम है। तो इस आप किण्वन को भी आप थोड़ा सा किण्वन क्रिया को भी हाईलाइट कर सकते हो। तो आप किण्वन क्रिया कहाँ पर होती है, बड़ी आंत में होती है, यानी बड़ी आंत में भोजन का क्या होता है, किण्वन होता है, ताकि वो आगे बढ़ सके। आगे बढ़ते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपाचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करना है। यानी कार्य क्या हुआ कि मुख्य कार्य ये है कि जल और खनिज लवणों का जो है वो अवशोषण करना, क्योंकि यहाँ पर सभी पोषक जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है ना, वो तो अवशोषित हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ जल और खनिज लवण, कुछ मात्रा में खनिज लवण बचे हैं, जिसका अवशोषण यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके निम्नलिखित भाग यानी 3 बड़े भाग विभाजित किए गए हैं। सबसे पहले अधनाल या अधांत्र, इसका अंग्रेजी नाम अपन ने क्या लिखा है, सीकम। तो अपन डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे ये जो अपन ने डार्क कलर से जो बताइए आकार में जो मोटी है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो मोटाई है, प्रारंभ यहाँ से होती है। तो ये अपन ने जो कलर यहाँ से जो कलर चेंज किया है, इसके बाद में ये नीचे की तरफ और ये, ठीक है, यहाँ का भाग क्या हुआ, ये बड़ी आंत हुआ। अब बड़ी आंत में ध्यान रखना, सबसे पहले अपन ने क्या लिखा है, सीकम। क्या लिखा है, सीकम। तो ध्यान रखना कि सीकम सिर्फ इतना भाग होता है, कहाँ से लेकर यहाँ तक इतना भाग ही होता है सीकम। ये काफी छोटा भाग है, लेकिन बड़ी आंत्र का ये प्रारंभिक भाग है। तो अपन ने यहाँ क्या नाम दिया है, हिंदी नाम अधनाल, अधांत्र, या अंग्रेजी नाम क्या है, सीकम। यह भाग शुद्धांत्र से जुड़ा होता है, देख सकते हैं अपन, ध्यान रखना, ये शुद्धांत्र का अंतिम भाग है और ये बड़ी आंत्र का प्रारंभिक भाग है। तो किससे जुड़ा होता है, शुद्धांत्र से जुड़ा होता है। यहाँ शुद्धांत्र से आने वाले पाचित आहार का अवशोषण होता है, यानी जो पाचित आहार जो शेष बच गया उसका क्या हुआ, अवशोषण हुआ। अधनाल सीकम के प्रथम भाग से जुड़ा नीचे की तरफ भीतर की ओर 4 से 5 इंच लंबा नली के आकार का एक अंग निकला होता है, जिसे कर्मी रूपी परिशेषिका कहते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे ये देखो, ये अंगुली नुमा प्रवर्त निकला, जिसको अपने एक अलग कलर से बता रहे हैं, ध्यान रखना, अलग कलर से बता रहे हैं। तो इसका नाम क्या है, कर्मी रूपी परिशेषिका। क्या नाम है इसका, कर्मी रूपी परिशेषिका, जो सीकम वाले भाग से जुड़ा रहता है। ध्यान रखना, यह एक वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषीय अंग है, जिसका हमारे वर्तमान समय में पाचन में कोई कार्य नहीं होता है। ध्यान रखना, वेस्टिजियल ऑर्गन या एक अवशेषीय अंग के तौर पर कार्य कौन करता है, कर्मी रूपी परिशेषिका, जो बड़ी आंत्र के सीकम यानी अधनाल भाग से जुड़ी हुई होती है। आगे बढ़ते हैं। वृहदांत यानी कोलन। अब ध्यान रखना, कोलन अधनाल के आगे वाला भाग, अधनाल यानी सीकम के आगे वाला भाग वृहदांत कहलाता है। यह उल्टे यू आकार के करीब कितनी, ये जो है ये करीब 3 मीटर, करीब 3 मीटर लंबी नलिका होती है।
1.3 मीटर, ध्यान रखना कितनी, 1.3 मीटर, ध्यान रखना, ठीक है। नलिका होती है तो ध्यान रखना यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, इसको हम यहाँ तक इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर कि ये जो सीकम है, सीकम के आगे का भाग जो कॉलम है, यहाँ हम इसको विभाजित करेंगे, ठीक है। लगभग 1.3 मीटर, 3 मीटर नहीं 1.3 मीटर, ध्यान रखना लंबी नलिका होती है। इसका प्रारंभिक भाग क्या होता है, जिसे कहते हैं आरोही वृहदांत्र, यानी ये ऊपर जो जा रही है, ध्यान रखना पहला कौन सा है, आरोही वृहदांत्र। आरोही वृहदांत्र को अपन देख सकते हैं, ये ऊपर जो जा रही है ये भाग क्या कहलाएगा, आरोही वृहदांत्र कहलाएगा। यह करीब कितना 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। उसके बाद में यहां से लेकर यहां तक, इसका क्या नाम क्या है, अनुप्रस्थ वृहदांत्र। यह करीब 50 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो कहां से लेकर कहां तक ये हो गई, ये हो गई। फिर अभी वापस नीचे की तरफ उतरने वाले भाग को क्या कहते हैं, अवरोही कहते हैं। तो ये हो गया अपने आप ही अवरोही वृहदांत्र, ये करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। तो यहां तक ये क्या हो गई, अवरोही। अब इसके बाद में ये जो सिग्माकार है, यहां से लेकर यहां तक, तो इसका नाम क्या दिया, सिग्माकार वृहदांत्र। ये करीब कितनी 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो कुल कितनी हो गई 1.3 मीटर, ध्यान रखना यहां पर। ओके, तो वृहदांत्र के कितने भाग हुए, 4 भाग हुए। वापस देख लेते हैं। सबसे पहले आरोही, फिर कौन सी अनुप्रस्थ, फिर कौन सी अवरोही, फिर कौन सी सिग्मोइड। तो इसके 4 मेजर भाग हैं। बड़ी आंत्र के 3 भाग में से इसके कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। अब पहुंचते हैं किसके पास, मलाशय या रेक्टम। अब ध्यान रखना यहां तक तो क्या हो गई, यहां तक सिग्माकार वृहदांत्र हो चुकी है। तो यहां से लेकर यहां तक यह करीब 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो यहां से लेकर यहां तक कितनी सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो लिखा आपने, देखो मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है, यह करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना, 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को क्या कहते हैं, गुदानाल कहते हैं। तो देखना ये 20 है, इसमें 17 + 3, तो 30 लास्ट वाला 3 सेंटीमीटर का भाग, उसका क्या कहलाएगा, नाम क्या कहलाएगा, गुदानाल कहलाएगा। तो गुदानाल मलद्वार के रास्ते बाहर खुलता है। मलद्वार पर आकर आहार नाल क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पाचित आहार रस के अवशोषण के पश्चात शेष रहे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया दो सवर्णी बही और अंतः सवर्णी द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो यहाँ रखना गुदगुदा नाल पर 2 प्रकार की सवर्णी पेशियां पाई जाती है, एक बाहर की तरफ खोलने वाली और उसको वापस बंद करने वाली। बंद करने वाली को क्या कहेंगे, अंतः सवर्णी, और बाहर खोलने वाली को नाम क्या दिया, बही सवर्णी। तो ध्यान रखना गुदा नाल पर 2 प्रकार की सवर्णी मांसपेशियां पाई जाती है, जो उसको क्या करती है, मल त्याग को नियंत्रित करती है। तो ये तो हो गया आहार नाल की संरचना से संबंधित टॉपिक कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं आहार नाल से संबंधित कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां हैं, और ये पाचक ग्रंथियां जो है कौन कौन सी है, इनके क्या क्या भाग है, या ये क्या क्या कार्य करती है। तो हेडिंग ध्यान रखना, हेडिंग जो अपन को नजर आ रहा है, पाचक ग्रंथियां देख लेते हैं। आहार नाल के अंगों में उपस्थित ग्रंथियों के अलावा 3 प्रमुख पाचक ग्रंथियां लार ग्रंथि, यकृत व अग्नाशय पाई जाती है। कितनी ग्रंथियां, 3, लार ग्रंथि, यकृत व अग्नाशय पाई जाती है। तो इसमें अपन पहले देख लेते हैं, सबसे पहली ग्रंथि कौन सी है, लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि किसका निर्माण करती है, लार का। किसका, लार का। तो लार होता क्या, उसके बारे में अपने लिखा है, लार के बारे में टॉपिक लिखा है। लार एक सिरमी तरल एक चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण है। तो याद रखना 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं इसमें, एक सिरमी तरल और दूसरा कौन सा, चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। तरल भाग भोजन को क्या करता है, गीला करता है, तथा श्लेष्मा क्या करती है, लुब्रिकेंट यानी स्नेहक के तौर पर कार्य करती है, ताकि मुख में भोजन की लुब्धि बनाई जा सके और उसका आगे की तरफ निगलना आसान हो जाए। तो लार का प्रमुख कार्य होता है भोजन को गीला करना और उसे लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करना। आगे लिखा अपन ने, लार का प्रमुख कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना। भोजन में हालांकि प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, खनिज लवण भी है और विटामिन भी है, लेकिन उसमें से किसका, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च कौन से होते हैं, स्टार्च होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करना और भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना तथा दांतों, मुख, ग्रसिका व जीभ की क्या करना, सफाई करना, ये सब काम किसका होता है, लार का होता है। तो हम ये सोच रहे होगे कि सर लार
दांतों, मुख और ग्रहिका व जीभ की सफाई कैसे करता है? तो जीभ तो खुद एक संरचना है। तो ध्यान रखना, लार में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो मुख में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर अपने लिखा है कि दांतों, मुख, ग्रहिका और जीभ की क्या करता है? सफाई करता है। आगे बढ़ते हैं। लार ग्रंथियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, कर्णपूर्व, अधोजम, ठीक है, और अधोजीवा। तो ध्यान रखना, कर्णपूर्व यानी पूर्व का मतलब होता है कान के ठीक समीप, कान के ठीक समीप दोनों तरफ हम जानते हैं कान 2 होते हैं, दोनों तरफ क्या होगी? कर्णपूर्व ग्रंथियां होगी। तो ये कुल कितनी हो जाएगी? ये कर्णपूर्व ग्रंथियां कितनी हो जाएगी? दो प्रकार की ग्रंथियां हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, ये खुद कितनी होगी संख्या में? 2। ओके, ये क्या करती है? ये श्रृमी तरल का स्राव करती है तथा गालों में पाई जाती है। गालों में कहाँ? कान की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है। अगला अधोजम या अवचुंबकीय लार ग्रंथि, यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें तरल तथा श्लेष्मा का श्रवण होता है। तरल भी यानी श्रृमी तरल भी स्राव होता है और श्लेष्मिक पदार्थ भी स्राव होता है, इसलिए नाम क्या दिया? मिश्रित। मिश्रित के तौर पर नाम क्यों आया? क्योंकि 2 प्रकार के पदार्थों का श्रवण करती है। किस किस का? श्रृमी तरल का और श्लेष्मिक पदार्थों का। कहाँ पाई जाती है? गालों में पाई जाती है, ठीक है। अधोजीवा, अपने नाम से पता लग रहा है कि जीभ के ठीक नीचे यानी निचले जबड़े में, जीभ के ठीक नीचे, यह जीवा के नीचे पाई जाती है। जीवा के नीचे मतलब निचले जबड़े में। यह श्लेष्मिक पदार्थों का श्रवण करती है। तो याद रखने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका, बीच वाली ग्रंथि दो प्रकार के कार्य कर रही है। कौन कौन से? ये श्रृमी तरल और श्लेष्मिक पदार्थों का श्रवण करती है। ये सिर्फ श्रृमिक तरल का श्रवण करती है और ये सिर्फ श्लेष्मिक का श्रवण करती है। तो ये और ये दोनों मिक्स कर दी जाए तो ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये भी कितनी होती है? 2, और ये भी कितनी होती है? 2। तो कुल कितनी हो गई? 6। तो ध्यान रखना, कर्णपूर्व यानी कान के पास कितनी? 2, जिसका नाम है कर्णपूर्व, ठीक है। गालों में कितनी? 2, जिसका नाम है अधोजंब, ठीक है। और जीभ के नीचे यानी निचले जबड़े में कितनी? 2, जिसका नाम क्या है? अधोजीवा, ठीक है। सब में याद रखना, एक श्रृमी तरल और श्लेष्मिक पदार्थों का श्रवण होता है। अब ये ध्यान रखना कि श्रृमी तरल पर्टिकुलर किस में होता है, श्लेष्मिक श्रवण पर्टिकुलर किस में होता है, और दोनों किस में होते हैं? अधोजम में होते हैं। तो ये तो हो गई लार ग्रंथि और लार ग्रंथियों के प्रकार। ओके, अब देख लेते हैं दूसरी ग्रंथि जिसका नाम क्या है? अग्नाशय। क्या नाम है? अग्नाशय। इसका अंग्रेजी नाम होता है पैंक्रियाज। तो देख लेते हैं, यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी हार्मोन, ध्यान रखना यहाँ पर, अंतःस्रावी हार्मोन। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई ग्रंथि अपने स्राव को सीधा रुधिर में स्रावित करती है तो हम उसको क्या कहते हैं? अंतःस्रावी कहते हैं। तो नाम हमेशा ध्यान रखना, अंतःस्रावी वर्ड आते ही तो समझ लेना कि वो अपने स्राव, यानी स्राव का मतलब क्या होता है कि जो ग्रंथि अपना पदार्थ बना रही है और बनाने के पश्चात वो छोड़ किस में रही है उसको क्या कहते हैं? स्राव। तो क्या नाम आता है? अंतःस्रावी हार्मोन। तो ये ध्यान रखना, जो भी ग्रंथि अपना स्राव अगर ब्लड में छोड़ती है तब तो उसका नाम होगा हार्मोन, और अगर वो ब्लड में न छोड़ करके यानी रक्त में न छोड़ करके सीधा आहार नाल में छोड़ती है तो उसका नाम होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। तो ध्यान रखना, हार्मोन कौन कौन से? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, दोनों नाम याद रखना मस्ट है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। तथा बहिस्रावी, अब मैंने नाम बोला था कि बहिस्रावी जब भी नाम आता है, ठीक है, तब वो क्या होगा कि अपने स्राव को रुधिर में न छोड़ करके किस में छोड़ती है? आहार नाल में छोड़ती है। तो बहिस्रावी तौर पर ये किसका स्त्रवण करती है? अग्नाशयी रस का स्त्रवण करती है। हम इसके आगे का तो टॉपिक पढ़ेंगे तब इसकी महत्वपूर्ण भूमिका देखेंगे कि अग्नाशयी रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम आते हैं, स्त्रवण करती है। यह ग्रंथि किस किस से ढकी रहती है? यकृत, ग्रसनी और तिल्ली से घिरी रहती है। तो वापिस याद रखना, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी के तौर पर और बहिस्रावी के तौर पर कार्य करती है। अंतःस्रावी के तौर पर वो हार्मोन का निर्माण करती है और सीधा रुधिर में डाल देती है। कौन कौन से हार्मोन का? इंसुलिन और ग्लूकागॉन का। साथ ही बहिस्रावी के तौर पर वो किसका स्त्रवण करती है? अग्नाशयी रस का। किस में डालती है? आहार नाल में डाल देती है। ओके, यह करीब 6 से 8 इंच लंबी यू आकार की होती है। इस ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम, हमने नाम अभी देखा था कि बहिस्रावी के तौर पर क्या नाम आता है? एंजाइम, ठीक है। आंतों में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन में मदद करते हैं। इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? हार्मोन मिलकर शरीर में रक्त शर्करा यानी शुगर लेवल,
ठीक है, स्तर को नियंत्रित करते हैं। हम जानते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन अगर सही मात्रा में है तो व्यक्ति की रक्त का शर्करा का जो स्तर है वो सही रहता है, और अगर ये अनियंत्रित हो जाता है यानी इंसुलिन की कमी हो जाए तो मधुमेह, शुगर या डायबिटीज रोग हो जाता है। ओके, अब तीसरी ग्रंथि पे चलते हैं जिसका नाम क्या है, यकृत। क्या नाम है, यकृत। देख लेते हैं थर्ड नंबर, यकृत या लीवर। देख लेते हैं इसका पहला पॉइंट, यह मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि, लेकिन याद रखना सबसे बड़ी ग्रंथि तो है लेकिन ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। हम ध्यान रखना, हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ेंगे। अगर ये पूछ लिया जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो यकृत, लेकिन शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो उसका नाम आता है थायराइड, न कि यकृत। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका, यह मध्य पट या डायफ्राम के नीचे स्थित लगभग त्रिकोणाकार अंग है। इसका अधिकतम वजन बाईं ओर होता है। तो देख सकते हैं अपन डायग्राम के अंदर अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ये डायफ्राम है जिसको अपने पेंसिल के ब्लैक कलर से दर्शाया है। डायफ्राम के ठीक नीचे, ठीक है, बाईं तरफ ये भाग क्या होता है, दायां, ये क्या होता है, बायां। बाईं तरफ एक बड़े भाग के रूप में जिसको अपने गहरे रंग के द्वारा दर्शाया है। ओके, तो ध्यान रखना अधिकांश वजन कहाँ होता है, दायां होता है। सामने से देखने पर यकृत के दो भाग दाएं और बाएं पालियों के रूप में विभाजित होते हैं। तो ध्यान रखना, अभी हम इसको अगर विभाजित करना चाहें, जैसे ये यकृत है, ठीक है, इसको विभाजित करना चाहें तो हम इस प्रकार से विभाजित करते हैं कि ये जो पालियां हैं, ठीक है, ये पालियां एक दूसरे से अलग दिखाई देनी चाहिए। तो देख लेते हैं अपन यहाँ पर कि ये पाली, तो बाईं पाली और दाईं पाली, ध्यान रखना इसका नाम होगा बायां, इसका नाम क्या होगा, दायां, ठीक है। तो बाईं पाली का पार्ट या कह सकते हैं भाग कम होता है, दाईं पाली का भाग क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो हम इसको दो पालियों के रूप में बाईं और दाईं पाली के रूप में देख सकते हैं। नाम रखना दाईं और बाईं, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं, ये भाग कौन सा होता है, ये भाग हमेशा बायां होता है, ये भाग कौन सा होता है, दायां। तो बाईं पाली छोटी होती है, दाईं पाली बड़ी होती है। आगे बढ़ जाते हैं, अग्र सतह से तल की तरफ देखने पर दो अतिरिक्त पालियां दिखाई देती हैं। अग्र सतह अगर हम देखें कि आगे की तरफ से देखें तो हम जैसे अभी देखा कि इसकी दो पालियां जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब इसके अंदर की संरचना देखना, यकृत करीब 1 लाख, ध्यान रखना 1 2 3 4 5 कितना हुए, 1 लाख छोटी षटकोणीय संरचना और कार्यात्मक इकाइयां जिन्हें क्या कहते हैं, यकृत पालिकाएं या लीवर लोब कहा जाता है, इससे निर्मित होती है। ध्यान रखना, इसे हेपेटिक लोब के नाम से भी जानते हैं यकृत पालिकाओं को, ठीक है। ध्यान रखना, तो यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी हो गई, यकृत पालिकाएं हो गई। अब ये क्या करती है यकृत पालिकाएं, यकृत पालिकाएं एक रस का स्त्रवण करती है जिसे पित्त रस कहते हैं। तो ये लिखा आपने, यह ग्रंथि पित्त का निर्माण करती है। पित्त एक प्रकार का रस होता है या पदार्थ होता है जो लिक्विड की फॉर्म में निर्मित होता है। यहां से पित्त यकृत वाहिनी उपतंत्र, किसके द्वारा, यकृत वाहिनी उपतंत्र द्वारा पित्त वाहिनी है द्वारा किस में पहुंच जाता है, पित्ताशय में पहुंच जाता है। तो ध्यान रख देखना, जैसे ये लीवर है, इस लीवर पर ये अपन ने क्या बनाया, ये बनाया अपने पित्ताशय। तो ध्यान रखना, इसके अंदर जो पित्त का निर्माण हुआ, ठीक है, वो यकृत वाहिनी उपतंत्र द्वारा इन बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा अंदर से होता हुआ ये कहाँ तक पहुंच जाता है, पित्ताशय तक पहुंच जाता है। पित्ताशय यकृत के ऊपर एक छोटी सी नलिका के तौर पर या बैग के तौर पर कार्य करता है। तो क्या है, पित्ताशय यकृत के अवतल में स्थित, अवतल यानी खांच में स्थित होता है। पित्ताशय पित्त का भंडारण संचय करता है, भंडारण के साथ साथ क्या करेगा, संचय करता है। यहाँ से पित्ताशय नलिका द्वारा पित्त ग्रसनी में चला जाता है। यानी अब तुम देख सकते हो कि ये जो है ना, ये पित्ताशय में एकत्रित होने के बाद ये यहाँ से होता हुआ किस में आ रहा है, ये ग्रसनी में आ रहा है, जिसका नाम अपने ग्रहणी लिखा है, ठीक है। किस में पहुंच जाता है, ड्यूडिनम या ग्रहणी में पहुंच जाता है। तो ध्यान रखना, अब अपन देखेंगे कि पित्त का कार्य क्या है, अग्नाशयी रस का कार्य क्या है, लार का कार्य क्या है, यह हम देखेंगे कि भोजन का पाचन कैसे होता है, भोजन के पाचन में कौन कौन से एंजाइम आते हैं। तो ध्यान रखना, 3 ग्रंथियां थी, लार ग्रंथि द्वारा स्रावित सिरमित तरल और श्लेष्मिक पदार्थों में कुछ एंजाइम होंगे। फिर अग्नाशयी रस में बहुत सारे एंजाइम होंगे और यकृत पित्त रस होगा, और पित्त रस है वो अपना एक पर्टिकुलर या एक अपना स्पेशल वर्क करता है जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक भोजन का पाचन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।